दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको जिन की कहानी बताने जा रहा हूँ। ये जिन की कहानी बिल्कुल नई है, लेकिन ये दिनेश की कहानी। दिनेश अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। परिवार में 5 लोग, कमाने वाला सिर्फ एक आदमी। दिनेश छोटा मोटा काम करके अपना परिवार चलाता था। दिनेश के साथ उसका एक बेटा, 2 बेटी और पत्नी रहा करती थी। दिनेश ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से केवल मेहनती काम करके अपना गुजारा कर रहा था। एक बार वो काम करने गांव से थोड़ी दूर गया, जहाँ से उसे आने में उसे रात हो जाती। काम से आते आते उसे ज़्यादा रात हो जाती थी। आते टाइम रात में उसे रोज़ एक बरगद के पेड़ के पास एक बूढ़ा आदमी मिलता था। वो जगह काफ़ी दूर था गांव से। वहाँ आसपास कोई घर भी नहीं था, लेकिन दिनेश कभी डरता नहीं था उस बूढ़े व्यक्ति से। दिनेश की परिवार की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। उसके पास काम भी नहीं था कि पैसे कमा के अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। उसकी दोनों बेटियां भी काफ़ी बड़ी थी। उसे उसकी शादी का भी टेंशन हो रहा था। एक दिन काम की तलाश में गया, लेकिन उसे वहाँ भी काम नहीं मिला। शहर से आते ही हो चुकी थी ठंड का समय। रास्ते में आते वक्त सोच रहा था कि परिवार कैसे चलाए, घर वालों को क्या जवाब देगा। दुखी मन से वो उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया और वहीं पर सो गया। तभी वहाँ कुछ समय बाद एक जिन प्रकट हुआ। जिन को देख के दिनेश थोड़ा भौचक्का हो गया। जिन बोला कि डरो मत, अब तक मुझसे नहीं डरे तो अब क्यों डर रहे हो। जिन दिनेश से बोला, आज तुम इतना दुखी। दिनेश बोल रहा था कि जिन बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। दिनेश बोला, मेरे पास काम नहीं है, अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करूँगा। जिन बोला, ठीक है, तो ये जीवन चक्र है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जब तुम रात को आते समय इस रास्ते से गुजरते तो मैं हमेशा तुम्हारे सामने आता था, लेकिन तुम एक बार भी मुझसे नहीं डरे। जिन मेला बोला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। दिनेश बोला, कुछ भी दे सकते हो। तब जिन बोला, मांगो, मेरे बस में जो भी होगा सब दे सकता हूँ। तब दिनेश थोड़ा निठुर मन से बोला, ठीक है, इस समय मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुम दे सकते हो। जिन बोला, दे सकता हूँ, लेकिन शर्त होगी। तब दिनेश बोला, कौन सी शर्त होगी, सब मानूंगा। तब जिन बोला, ठीक है, आज से तुम जितना भी कमाओगे वो पैसे 10 गुना बढ़ता रहेगा, लेकिन तुम ये बातें कोई भी पूछे तो मत बताना, अगर तुमने बताया तो तुम उसी समय मर जाओगे। ये बोल के जिन वहाँ से गायब हो जाता है। दिनेश वहाँ से उठकर अपने घर चला जाता है। जिन की बात ध्यान में रखकर वो छोटे मोटे काम भी करने लगता है। वो जो भी काम किए उस पैसे रखता 10 गुना बढ़ जाता था। धीरे धीरे वो काफ़ी अमीर हो गया। उसने एक नॉन ऑफिशियल स्कीम खोल दी, जो भी पैसे देगा वह 10 दिन में दुगना देगा। बहुत से लोग उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा रखने लगा। जो भी पैसे रखता वह 10 गुना बढ़ जाता। एक बार इनकम टैक्स ऑफिसर ने दिनेश के घर रेड कर दिया। इनकम टैक्स अफसर ने दिनेश से पूछताछ करना शुरू कर दिया। इनकम टैक्स अफसर पूछते रहे, आखिर तुमने इतने पैसे कहाँ से लाए। दिनेश का जवाब होता है कि उसने अपनी मेहनत से कमाया। तब अफसर काफ़ी सख्ती से पेश आने लगा। तब दिनेश को पूरी सच्चाई बतानी पड़ी। सच्चाई बताते ही वो उसी समय दिनेश मर गया। असली जिन की कहानी। लखनऊ के पहले दिनों की याद। नवाब नवाजिश अली अल्लाह को प्यारे हुए तो उनकी इकलौती लड़की की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 8 वर्ष थी। इकहरे जिस्म की बड़ी दुबली पतली नाजुक पतले पतले नक्शों वाली गुड़िया सी नाम उसका फरकता था। उसको अपने वालिद की मौत का दुख हुआ, मगर उम्र ऐसी थी कि बहुत जल्दी भूल गई। लेकिन उसको अपने दुख का एहसास उस वक्त हुआ जब उसको मीठा बरस लगा। उसकी माँ ने उसका बाहर आना जाना कतई तौर पर बंद कर दिया। उस पर कड़े पर्दे की पाबंदी लगा दी। अब उसको हर वक्त घर की चारदीवारी में रहना पड़ता। उसका कोई भाई था न बहन। अक्सर तन्हाई रोती और खुदा से ये गिला करती कि उसने भाई से उसे क्यों महरूम रखा, फिर उसका अब्बा मियाँ उसे क्यों छीन लिया। माँ से उसको मोहब्बत थी, मगर हर वक्त उसके पास बैठी वो कोई तरकीब महसूस नहीं करती थी। वो चाहती थी कि कोई और हो जिसके वजूद से उसकी ज़िंदगी की ये उदासी दूर हो सके। वो हर वक्त उकसाई उकसाई सी रहती। अब उसको 18वां बरस लग गया। सालगिरह में 10-12 रोज बाकी थे कि पड़ोस का मकान जो कुछ देर से खाली पड़ा था, पंजाबियों के खानदान ने किराए पर उठा लिया। उसके 8 लड़के थे और एक लड़की। 8 लड़कों में से 2 ब्याहे जा चुके थे, बाकी स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे। लड़की उन छायों में से 1 बरस बड़ी थी, तभी तनोमंद हट्टी कट्टी अपनी उम्र से 2-2.5 बरस ज़्यादा ही दिखाई देती थी। इंट्रेंस पास कर चुकी थी। इसके बाद वालिदैन ने मुनासिब न समझा कि उसे माजी तालीम दी जाए, मालूम नहीं क्यों। उस लड़की का नाम नासिमा था, लेकिन उस अपने नाम की रियासत से वो नरमो नाजुक और सुस्त रफ्तार नहीं थी। उसमें बला की फुर्ती और गर्मी थी। फरकुदा को उस मईन मईन मूँछों वाली लड़की ने कोठे पर से देखा, जबकि वो बेहद उकता कर कोई नावल पढ़ने की कोशिश करना चाहती थी। दोनों कोठे साथ साथ थे।
चुनाचे चंद जुमलों में ही दोनों मुँह तारीफ हो गई। फरकदा को उसकी शक्ल सूरत पहली नज़र में कतन पुरकिश महसूस न हुई, लेकिन जब उससे थोड़ी दूर गुफ्तगू हुई तो उसे उसका हर कद वो खाल पसंद आया। मोटे मोटे नक्शों वाली थी, जैसे कोई जवान लड़का है। उसकी मसें भीग रही है, बड़ी सेहतमंद, भरे भरे हाथ पाँव, कुशदा सीना, मगर उबारे से बहुत हद तक खाली। फरकदा को उसके बलाई लब पर महीन महीन बालों का गुबार खास तौर पर बहुत पसंद आया। चुनाचे उसमें फ़ौरन दोस्ती हो गई। नसीमा ने उसके हाथ में किताब देखी तो पूछा, ये नोवेल कैसा है? फरकदा ने कहा, बड़ा जलील किस्म का है, ऐसे ही मिल गया था, मैं तनाई से घबरा गई थी, सोचा कि चंद सफ़े पढ़ लूँ। नसीमा ने नोवेल फरकदा से लिया। वाकई बड़ा घटिया सा था, मगर उसने रात को बहुत देर जाकर पढ़ा। सुबह नौकर के हाथ फरकदा को वापस भेज दिया गया। वो अभी तक तनाई महसूस कर रही थी और कोई काम नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि चलो चंदो राग देख लूँ। किताब खोली तो उसमें से एक रुक्का निकला जो उसके नाम था। ये नसीम का लिखा हुआ था। उसे पढ़ते हुए फरकदा के तन बदन में कंपकपियाँ दौड़ती रही। फ़ौरन कोठे पर गई। नसीमा ने उसे कहा कि अगर वो उसे बुलाना चाहे तो ईंट जो मुडेर से उखड़ी हुई थी जोर जोर से किसी और ईंट के साथ बजा दिया करे, वो फ़ौरन आ जाएगी। फरकदा ने ईंट बजाई तो नसीमा सचमुच 1 मिनट में कोठी पर आ गई। शायद वो अपने रुक्के के जवाब का इंतजार कर रही थी। आते ही वो 4 साढ़े 4 फुट की मुंडेर पर मर्दाना अंदाज में चढ़ी और दूसरी बार कूदकर फरकदा से लिपट गई और उससे बोला। फरकदा बहुत खुश हुई। देर तक दोनों घुल मिल के बातें करती रही। नसीम अब उसे और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दी। उसकी हर अदा वो मर्दाना तर्ज की थी। उसे बेहद पसंद आई। वह फैसला हो गया कि वो ताउम्र आखिर सहेलियाँ बनी रहेगी। सालगिरह का दिन आया तो फरकदा ने अपनी माँ से इजाज़त तलब की। वो अपनी हमसाई को उसकी सहेली बन चुकी है, बुला सकती है। उसने अपने ठेठ लखनवी अंदाज में कहा, कोई मजाइका नहीं, बुला लो, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं, मैंने देखा है, लोंडों की तरह कुदकड़े लगाती रहती है। फरकदा ने वकालत की, नहीं अम्मी जान, वो बहुत अच्छी है, जब मिलती है बड़े अखलाक से पेश आती है। नवाब साहब की बेगम ने कहा, मगर भाई मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें लड़की की कोई नज़ाकत नहीं, लेकिन तुम इस पर कराती हो तो बुला लो, लेकिन इससे ज़्यादा रब्त नहीं होना चाहिए। फरकदा अपनी माँ के पास तख्त पर बैठ गई और उसके हाथ से सरोता लेकर छलिया काटने लगे। लेकिन अम्मी जान, हम दोनों तो कसम खा चुकी, सारी उम्र सहेलियाँ रहेगी। इंसान को अपने वादे से कभी फिरना नहीं चाहिए। बेगम साहिबा उसूल की पक्की थी, इसलिए उसने कोई इतराज़ न किया। सिर्फ ये कहकर खामोश हो गई, तुम जानो मुझे कुछ मालूम नहीं। सालगिरह के दिन नसीमा आया। उसकी कसीमा दायरेदार पोपलिन की थी, चुस्त पजामा जिसमें उसकी मजबूत पिंडलियाँ अपनी तमाम मजबूती दिखा रही थी। फरकदा को इस लिबास में बहुत प्यारी लगी। उसने तमाम निस्वानी जगह उसका इस्तकबाल किया, उसे चंद नाच नखरे भी किए। मिसाल के तौर पर जब मेज़ पर चाय आई तो उसने खुद बनाकर नसीमा को पेश की। उसने कहा, मैं नहीं पीती, तो फरकदा रोने लगी। बिस्कुट अपने दांतों से तोड़ा तो उसको मजबूर किया कि वो इसका बकाया हिस्सा खाए। समोसा मुँह में रखा तो उसे कहा कि वो आधा उसके मुँह में लगा कर खाए। एक आध मरतबा मामूली मामूली बातों पर लड़ाई होते होते रह गई, मगर फरकदा खुश थी। वो चाहती थी कि नसीमा हर रोज़ आए, वो उसे चूल करे और ऐसी नरम व नाजुक लड़ाइयाँ होती रही जो उसकी ठहरे पानी ऐसी ज़िंदगी में चंद लहरें पैदा होती रही। लहरें पैदा होना शुरू होगी, उसमें फरकदा और नसीमा दोनों लहराने लगे। अब फरकदा ने भी अपनी अम्मी से इजाज़त लेकर नसीमा के घर आना शुरू कर दिया। दोनों उस कमरे में जो नसीमा का था दरवाजे बंद करके घंटों बैठी रहती, जाने क्या करती थी। उसकी मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर गई कि फरकदा जब कोई चीज़ खरीदती तो नसीमा का ज़रूर ख्याल रखती। इसकी मम्मी इसके खिलाफ थी, चूँकि इकलौती थी इसलिए उसे रंजीदा नहीं करना चाहती थी। दौलत काफ़ी थी इसलिए क्या फ़र्क पड़ता था कि एक के बजाय 2 कमीज़ों के लिए कपड़ा खरीद लिया जाए। फरकदा की 10 सलवारों के लिए सफ़ेद शर्टें ली तो नसीमा के लिए 5 सलवारों के लिए लट्ठा ले लिया जाए। नसीमा को रेशमी मलबूस पसंद नहीं तो उसको सूती कपड़े पहनने की आदत थी। वो फरकदा से तमाम चीज़ें लेती, मगर शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत महसूस न करती, सिर्फ मुस्कुरा देती। तोहफे तवाइफ मसूल करके हम फरकदा को अपनी बाहों की मजबूत गिरफ्त में भींच लेती और उससे कहती, मेरे माँ बाप गरीब है, अगर ना होते तो मैं तुम्हारे खूबसूरत बालों में रोज़ अपने हाथों से सोने की कंघी करती, तुम्हारी सैंडलें चांदी की होती, तुम्हारे गुस्ल के लिए मूत्र पानी होता, तुम्हारी बाहों में मेरी बाहों होती, हम जन्नत की तमाम मंजिलें तय करके 2 गज के दाने तक पहुँच जाती। मालूम नहीं वो जन्नत से जन्नम तक क्यों पहुँचना चाहती थी। उनकी दोस्ती दिन ब दिन ज़्यादा मुस्तफा होती गई, बल्कि यूँ कह कि बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई, जो नवाब नाजलिस अली मरहूम की बेगम को बहुत खलती थी। औकात वो ये महसूस करती कि नसीमा उसकी मौत है, लेकिन ये एहसास उसको बाफ़ख्र मालूम न होता। फरकदा ज़्यादातर नसीम के पास ही रहती। सुबह उठकर कोठे पर जाती, नसीमा उसे उठाकर मुंडर की तरफ ले जाती और दोनों कमरे में बंद घंटों जाने की बातों में मशगूल होती। फरकदा की 2 सहेलियाँ और भी थी, बड़ी मुद्दार किस्म की, यूपी की रहने वाली थी, जिसमें छींचड़ा सा 2 पली टोपियाँ से मालूम होती, फूंक मारो तो उड़ जाए। नसीमा से तारुफ होने से पहले दोनों उनकी जानो जिगर थी, मगर फरकदा को उनसे कोई लगाव नहीं रहा, बल्कि चाहती थी कि वो यहाँ ना आया करे, इसलिए कि उसमें कोई जान नहीं थी। नसीमा के मुकाबले वो नन्ही नन्ही
चूहिया थी जो कुतरना भी नहीं जानती। एक बार उसे मजबूरन अपनी माँ के साथ कराची जाना पड़ा। वो फौरी तौर पर नसीमा घर में मौजूद नहीं थी। इसका फरकदा को बहुत अफसोस हुआ। कराची पहुंचते उसके मन एक तावील माजनामा लिखा, जिससे पहले वो तार बेच चुकी थी। उसके खत में सारे हालात दर्ज कर दिए। लिखा कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी यहाँ बेखौफ है, खास तुम भी मेरे साथ आते। उसकी वालिदा को कराची में बहुत काम थे, मगर उसने कुछ भी करने ना दिया। दिन में कम अजो सो मरतबा कहती, मैं उदास हो गई, ये भी कोई शहरों में शहर है, यहाँ का पानी पीकर मेरा हाजमा करो गए, अब जल्दी ये सब खत्म हो करो। बेगम साहिबा ने अपनी जान पहचान वाली औरतों से मशवरा किया तो उन्हें अंदेशा जारी किया कि लड़की को आसेब हो गया। दूसरे लफ्ज़ में कोई जीन इस पर आशिक है जो इसको नहीं छोड़ता। चुनाचे फ़ौरन टोने टोट के किए जाए। झाड़ फूंक करने वाले बुलाए गए। ताबीज़ गंडे हुए मगर बेसुध। फरकदा की हालत दिन ब दिन गेर होती गई। कुछ समझ में नहीं आता कि आरिजा क्या है। दिन ब दिन दुबली हो जा रही थी। कभी कभी घंटे खामोश रहती, कभी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती। अपनी सली नसीमा को याद कर पहरों आंसू बहाते। उसकी माँ को ज़्यादा जहीले ताकीद नहीं आती। अपनी जान पहचान की औरतों की इस बात पर यकीन न हुआ कि लड़की पर कोई जिन आशिक है, इसलिए कि फरकदा इश्क और मोहब्बत के बहुत ज़्यादा बातें करती थी और ठंडे ठंडे सांसें भरती थी। एक मरतबा फिर कोशिश की गई। बड़ी बड़ी दूर से झाड़ने वाले बुलाए गए, दवा दारू भी दिया, मगर कोई फ़ायदा न हुआ। फरकदा बार इल्तिजा करती गई कि उसकी सहेली नसीमा को बुला जाए, मगर उसकी माँ टालती रही। आखिर रोज़ फरकदा की हालत बहुत बिगड़ गई। घर में कोई भी नहीं था। उसकी वालिदा जो कभी बाहर नहीं निकली थी, बुरका उठकर हमसाई के गई। उसने कहा कुछ करे। दोनों भागम फरकदा के कमरे में गई, मगर वो मौजूद नहीं थी। नवाब नवाजिश अल मरूम की बेगम ने चीखना चिल्लाना और दीवानवार फाकदा बेटी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। सारा घर छान मारा, मगर वो ना मिली। इस पर वो अपने बाल नोचने लगी। हमसा ने उसके हाथ पकड़ लिया, मगर वो बराबर आवेला करती रही। फरकदा नीम दीवान की आलम में ऊपर कोठे पर खड़ी थी। उसने मुंडर की ईंट उठाई और जोर जोर से दूसरी ईंट के साथ बजाया, पर कोई ना आया। उसने फिर ईंट को दूसरी ईंट के साथ टकराया। चंद अलमत के बाद खूबसूरत नौजवान जो नसीमा के चौकवार और भाई में से सबसे बड़ा था, बरसात में बेटा बीए की इम्तिहान की तैयारी करता बाहर निकला। उसने देखा मुंडेरी की उस तरफ एक दुबली पतली नाजुक अंदाज वाली लड़की खड़ी है, बड़ी परेशान। उसके ओठों पर पपड़े जमी है। करीब आकर उसने फरकदा से पूछा, किसे बुला रही है आप? फरकदा ने उस नौजवान से बड़े गहरे दिलचस्प गौर से देखा। मैं नसीमा को बुला रही हूँ। नौजवान ने सिर्फ इतना कहा, ओ चले आओ, और ये कहकर मुंडेरी की इस तरफ से हल्की फुल्की फरकदा को उठाया। बरसाती में ले गया जहाँ वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। दूसरे दिन गायब हो गया। फरकदा बिल्कुल ठीक थी। अगले महीने उसकी शादी नसीमा के इस भाई से होगी जिसमें नसीमा शरीक नहीं हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।